जेरेंड चल रहा था जेरेंड के बारे में, लेकिन फिर से जो है जेरेंड क्या है, वर्बल नाउन है। जेरेंड को किस नाम से जानते हैं? वर्बल नाउन। मतलब है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म विच फंक्शंस एज ए नाउन, वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो लेकिन जो नाउन जैसा काम करता हो। तो ये देखा जाए कि नाउन की तरह से जेरेंड कैसे काम करता है। अगर सेंटेंस हम ये लें कि रीडिंग मेक्स वाइज, अध्ययन व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, तो रीडिंग ये सब्जेक्ट है और मेक्स क्या है, ये वर्ब है। और वाइज के बारे में बता सकते हैं आपको क्या है? एडजेक्टिव। और आपको ये पता है कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और नाउन या प्रोनाउन अगर ना हो तो उसके स्थान पर केवल दो ही शब्द आ सकते हैं, या तो जेरेंड आ सकता है या फिर इन्फिनिटिव आ सकता है। इसीलिए क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी वर्ब की सब्जेक्ट बनती है और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, इसीलिए जेरेंड को वर्बल नाउन कहा गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्मोकिंग इज ऑर्बिटेड या प्रोहिबिटेड, धूम्रपान निषेध है। तो वर्ब इसका जो सब्जेक्ट है वो स्मोकिंग है। सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसी तरह से स्मोकिंग शब्द फंक्शन कर रहा है, इसीलिए हम इसको वर्बल नाउन कहते हैं। तो पहला काम ये हो गया जेरेंड का, एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, कि नाउन की तरह से जेरेंड किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। और अगर दूसरा काम देखा जाए तो जेरेंड आल्सो फंक्शंस as object of a verb like noun। जिस तरह से नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनती है, उसी तरह से जेरेंड भी बनता है। अगर सेंटेंस में स्टॉप चीटिंग, स्टॉप वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो चीटिंग आया। दूसरा एग्जाम्पल कि चिल्ड्रन लव मेकिंग मल्टीप्लिकेशन, चिल्ड्रन लव मेकिंग मल्टीप्लिकेशन। बच्चे मिट्टी के घरौंदे बनाना पसंद करते हैं, तो लव जो है वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें मालूम है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। उसकी जगह पर मेकिंग आया है और किस रूप में काम कर रहा है? वर्ब लव के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो नाउन की तरह से यह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हों तो जरा तीसरे फंक्शन की बात की जाए। नोट कर लिए हैं आप लोग? हाँ बोले। जी
आर द यूजेज ऑफ, अब इसको जरा थोड़ा सा इसको मिटा करके जो है उसकी एनालिसिस करो। जी मैं भी बता रहा हूँ। Street are the uses of एडवर्सिटी। ये एडम का स्टेटमेंट है एज यू लाइक इट में। अब सवाल ये है कि ये वर्ब है, यही पूछना चाह रहे हैं, और वर्ब का जो है सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, स्वीट, जो कि एडजेक्टिव है। आप शायद ये कह, या कोई ये कह सकता है कि जब वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है तो फिर यहाँ पर स्वीट क्या है। तो सेंटेंस को ज़रा रिकास्ट किया जाए। ये देखिए सेंटेंस जो है रिवर्टेड है, जिसको हम एडवर्जन कहते हैं। एडवर्जन का मतलब होता है रिवर्जन ऑफ सेंटेंस। थोड़ा सा आप इसको देखिए, रिवर्जन ऑफ सेंटेंस। और पूरे पैराडाइज लास्ट को अगर आप पढ़ें तो उसमें सारे सेंटेंस रिवर्टेड हैं। और जब भी किसी वर्ब का या एडजेक्टिव का पहले यूज हो जाया करता है, जिसको इन्वर्जन कहते हैं, उसी को जो है रिवर्जन भी कहते हैं, रिवर्जन या इन्वर्जन। ओके, तो पूरी की पूरी पैराडाइज लास्ट न्यूटन ने इन्वर्टेड या रिवर्टेड जो है लैंग्वेज में। अब सेंटेंस को अगर रिकास्ट कर दिया जाए, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। अब क्लियर हो गई बात? अब भी क्लियर ना होगी तो ये सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड है। अब अगर इसी को आप जो है कॉमन लैंग्वेज में लिखेंगे, कॉमन सेंटेंस में, तो आपको जो है ये सेंटेंस मिला कि नहीं, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। अब बात क्लियर हो गई? तो क्लियर ये हो गई कि जी बोलिए। हाँ बोलिए। स्वीट नहीं है सर, ये जो है ये सब्जेक्ट है, और जो कि एडवर्सिटी क्या है, नाउन। मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जो इधर आपने एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही दिया। तो अभी बात स्पष्ट हो गई कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है। अब आगे बढ़े हम लोग, आप सेटिस्फाइड हैं? मैं एक चीज़ सौरभ जी और आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बता दूं कि मैं कभी भी दावा नहीं करता, घमंड नहीं करता, और घमंड भगवान का भोजन होता है। लैंग्वेज का जो लोग लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, मुझे ये बात कहते हुए आप लोग क्षमा कीजिएगा, दुख भी हो रहा है कि वो सिर्फ लैंग्वेज के नाम पर मूर्ख बनाते हैं, और लैंग्वेज के लिए वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लेते हैं। शायद आप इलाहाबाद के टीचर से वाबस्ता नहीं है, परिचित नहीं है। इलाहाबाद के जितने भी टीचर हैं, ईश्वर मुझे क्षमा करे, वो मेरा नाम सुन करके घबराते हैं। अगर कोई ये कह देता है कि हम विश्वा सर के स्टूडेंट हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लैंग्वेज का कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो इलाहाबाद में, वो मेरे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं लेता है। ईश्वर क्षमा करे मुझे। है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट हो गई बात? हम लोग तीसरा फंक्शन देखते हैं, जेरेंड का क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। नाउन की तरह से जेरेंड तीसरा काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन।
फिर आपको एक बार बता दूं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई शब्द आएगा तो या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन की तरह से काम करने वाला पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही वर्ड होगा, जेरंड होगा या फिर इन्फिनिटिव होगा, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे लिसन टू मी, लिसन टू मी, या लिसन टू हम टीचर भी कह सकते हैं, लिसन टू टीचर या लिसन टू मी। तो टू क्या है, ये है प्रीपोजिशन, और लिसन क्या है, वर्ब। यानी वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी शब्द अगर आएगा तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या फिर उसी की तरह से फंक्शन करने वाला कोई दूसरा शब्द होगा, और वो क्या do सकता है, या तो जेरंड होगा या फिर इन्फिनिटिव होगा, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर आप क्या है, ये प्रीपोजिशन, और ये इज क्या है, ये वर्ब। फॉन्ड ऑफ इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है रीडिंग, जो कि वर्ब आईएनजी है। फंक्शन नाउन की तरह से है, क्योंकि किसी भी वर्ब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर होता है तो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, I am tired of waiting। मैं इंतजार करके थक गया हूँ। तो टायर्ड ये वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ, और इसके बाद वेटिंग वर्ब आईएनजी, यानी ये जेरंड प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट बन रहा है नाउन की तरह से। He was punished for telling a lie. He was punished for telling a lie. उसे झूठ बोलने के कारण दंडित किया गया। पनिश वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या मिला आपका, फॉर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आपको जेरंड मिल रहा है। ये बात स्पष्ट हो गई कि किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, या उसी की तरह से काम करने वाला जेरंड होगा या इन्फिनिटिव होगा, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता है। बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम लोग चौथे फंक्शन की बात करें। मिटाएं। थैंक यू। नेक्स्ट फंक्शन देखा जाए कि सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना। दूसरा सेंटेंस मैं बुक का ही ले लेता हूँ। What I love most, what I love most is, मिटाने के पीछे एक कारण है। ये क्या है, वर्ब बी है। ये भी क्या है, वर्ब बी है। क्या ये दोनों सेंटेंस कंप्लीट हैं? कोई जवाब दे। ये कंप्लीट है, इसलिए कि जब भी वर्ब बी होती है तो वर्ब बी हम अपना कंप्लीमेंट रखती है, या तो कंप्लीमेंट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और अगर कोई दूसरा शब्द आता है तो एडजेक्टिव होगा, जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में होगा। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगर ये कह दिया जाए कि सीइंग इज बिलीविंग, और व्हाट आई डिटेस्ट मोस्ट, व्हाट आई लव मोस्ट इज, जो मैं सबसे ज़्यादा जिसको प्रेम करता हूँ, तो ये वर्ब भी है जो अपना कॉम्प्लीमेंट रखेगी। वो या तो नाउन होगा या उसी की तरह से काम करने वाला दूसरा शब्द होगा, और दूसरा शब्द क्या होगा, जेरंड होगा या इन्फिनिटिव।
व्हाट आई लव मोस्ट इज रीडिंग। अब रीडिंग क्या है? ये वर्ब बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्ब बी का कॉम्प्लीमेंट या प्रोनाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वैसे ही जेरेंड होगा। तो चौथा काम इसका ये हो गया एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बी। जिस तरह से वर्ब बी का कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन बनती है, वैसे ही जेरेंड भी बनता है। और जो आखिरी बात है, पांचवा फंक्शन एज एन एब्सोल्यूट, मिटा दो इसे, एज एन एब्सोल्यूट। याद रखिएगा कि नाउन का एक पांचवा काम होता है केस इन ए पोजीशन, और केस इन ए पोजीशन का काम जेरेंड या इन्फिनिटिव नहीं करता है, बल्कि इन्फिनिटिव जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करता है, और जेरेंड एब्सोल्यूटली काम करता है। एब्सोल्यूटली के बारे में जो है चर्चा, बेटे जरा पानी लाओ थोड़ा सा। एज एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली के बारे में यानी किसी भी वर्ब का वो सब्जेक्ट जो किसी फाइनाइट वर्ब से बना हुआ ना हो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जब बताया था आपको, तो एब्सोल्यूटली का मतलब जो वाक्य से बिल्कुल स्वतंत्र हो, अर्थात जिस सब्जेक्ट के बाद कोई फाइनाइट वर्ब न आती हो, वो सब्जेक्ट एब्सोल्यूट होता है। सेंटेंस अगर हम ये लें कि प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड, being his, इसमें कासस जोन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी एक और एग्जांपल मैं दूंगा तो आप इसमें डिस्टिंक्शन कर लेंगे। प्लेइंग कार्ड्स बीइंग हिज अवर्जन, playing cards being his aversion, we did not play bridge, क्योंकि ताश खेलने से उसे घृणा थी, इसलिए हम लोगों ने ब्रिज नाम का जो ताश का खेल है उसको नहीं खेला। अब सवाल ये है कि प्लेइंग कार्ड ये वास्तव में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या उसी की तरह से काम करने वाला जो है जेरेंड है। प्लेइंग कार्ड जेरेंड है। और ये एब्सोल्यूट कैसे है? मैंने बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको एब्सोल्यूट बनाना हो तो उसके तुरंत बाद क्या मिलेगा आपको? प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल मिलेगा। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप एब्सोल्यूट बनाते हैं तो मैंने फार्मूला दिया था कि नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर आपको पार्टिसिपल मिलता है और वो पार्टिसिपल कैसा, या तो प्रेजेंट या फिर परफेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो नाउन की तरह से प्लेइंग कार्ड्स ये सब्जेक्ट है, एब्सोल्यूट बन रहा है। और ये नाउन हमें जानते हैं कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन प्लेइंग कार्ड सब्जेक्ट बन रहा है। और ये इस सेंटेंस से बिल्कुल, वी डिड नॉट प्ले ब्रिज, इस सेंटेंस से बिल्कुल अलग है। तो जेरेंड का एक पांचवा काम हो गया कि इसका प्रयोग एब्सोल्यूट हो सकता है। अब जरा एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूँ और देखता हूँ कि द विंड्स बीइंग फेवरेबल, अगर ये आपने पकड़ लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको एब्सोल्यूट में जेरेंड एब्सोल्यूटली कैसे काम कर रहा है, या फिर पार्टिसिपल कैसे, द विंड्स बीइंग फेवरेबल, winds being favorable. We started our survey.
we started our journey. हवा के अनुकूल होते ही हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। इसमें आप ये बताइए कि कौन सा जेरेंड है और कौन सा पार्टिसिपल है। मैं 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं आपको। इसमें भी बीइंग है और इसमें भी बीइंग है। आपको ये डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा जेरेंड है और कौन सा पार्टिसिपल है। कोशिश करें। द विंड्स बीइंग फेवरेबल, हाँ, ये क्या है? ये पार्टिसिपल है कि जेरेंड है? ये पार्टिसिपल है, बिल्कुल सही है। और ये पार्टिसिपल यूज्ड है एब्सोल्युटली। पार्टिसिपल यूज्ड एब्सोल्युटली। फिर से ध्यान रखिएगा, बहुत माइन्यूट डिस्टिंक्शन होता है, डिफरेंस होता है कि जब भी वर्ब आईएनजी के तुरंत पहले कोई नाउन मिलेगी तो वो क्या होगा? पार्टिसिपल होगा। और जब भी वर्ब के आईएनजी के तुरंत पहले वर्ब आईएनजी मिले तो समझ जाइएगा कि वो क्या है? जेरेंड है और उसका एब्सोल्यूट यूज हो रहा है। ठीक है भैया, ये अंतर होता है। तो जब भी वर्ब की आईएनजी, अंतर क्या है दोनों में, एक बार फिर से मैं जो है चर्चा कर दूं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल भी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये जेरेंड भी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये प्रोग्रेसिव फॉर्म भी है। प्रोग्रेसिव जिसको आप चाहें तो क्या कह दें? कंटिन्यूअस फॉर्म। देखिए, जब भी वर्ब बी के साथ जुड़ेगा वर्ब में आईएनजी तो कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगी। एग्जाम्पल अगर हम ले, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, तो ये वर्ब बी है और वर्ब बी के साथ जो है वर्ब में आईएनजी जुड़ा है तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म। और अगर हम ये कह दें कि आई मेट अ बॉय क्राइंग लाउडली, क्राइंग लाउडली, मुझे एक लड़का मिला जो जोर जोर से रो रहा था, तो बॉय नाउन है और इसके तुरंत बाद जो है वर्ब आईएनजी है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को। तो ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सेंटेंस अगर हम ये लें कि सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, तो ये वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। तो ये क्या है? जेरेंड। अब अंतर समझ में आ गए। जब भी वर्ब आईएनजी के तुरंत पहले या बाद में आपको कोई नाउन या प्रोनाउन मिले तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जब वर्ब बी के साथ वर्ब की आईएनजी होगी तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म होगी, बाकी जेरेंडियल फॉर्म होगी। ठीक है। अब कल विशेष बात ये कि कौन से वर्ब ऐसे हैं जिसके बाद केवल और केवल जेरेंड आता है, इसके बारे में कल चर्चा होगी। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।